Hello 12th class student, this is Mac Khurana with a new video on electrostatics. Till last video, we have discussed some numericals of Gauss law, and before that video we have discussed the Gauss law and its application. फ्लक्स और गॉस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे। इस वीडियो में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसीलिए उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें करने चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। आप अपने आप से भी जितनी आप सेल्फ स्टडी करके ट्राई कर सकते हैं वो करें, और कोई डाउट आता है तो वो मुझसे पूछें। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, what is the net flux of the uniform electric field of 3 into 10 raised to the power 3 I cap through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes? नेट फ्लक्स क्या होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 आई कैप। ये आई कैप का मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ है, थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। इसके faces coordinate planes के parallel है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ faces coordinate planes के parallel का क्या मतलब है। तो आपको आपके सामने एक क्यूब है, ये क्यूब आपको दिख रहा है। आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे होती है, एक तो ये होती है वाई एक्सिस, एक इधर होती है एक्स एक्सिस, एक इधर होती है जेड एक्सिस, बाहर की तरफ 3 एक्सिस होती है। तो इसी के साथ साथ ये जो 3 एक्सिस है ना, 3 एक्सिस के थ्रू 6 प्लेन्स बन सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने वाई एक्सिस है और ये आपके सामने एक्स एक्सिस है, एक्स और वाई को मिला के एक एक्स वाई प्लेन बन गया। ये वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है, ये बाहर की तरफ। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन बन गया ये वाला। ठीक है, ऐसे ही ये एक्स एक्सिस है और ये बाहर जेड एक्सिस, ये कौन सा प्लेन बन गया? एक्स जेड प्लेन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से सभी प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो 6 प्लेन्स यू कैन मेड बाय 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 6 प्लेन्स बना सकते हो आप। ठीक है, ऐसे नेगेटिव एक्सिस में भी बनेंगे। उन 6 प्लेन्स के पैरेलल है ये, वो ये बोल रहा है जितने भी कोऑर्डिनेट्स प्लेन होते हैं उनके पैरेलल है ये क्यूब, इनके जो फेसेस हैं उनके पैरेलल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन का मतलब आपको आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए इतने बताने के बाद। अच्छा, अब आपको ये निकालना है कि इस क्यूब में से कितना फ्लक्स जाएगा, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जा रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, आई कैप लिख रखा है। ठीक है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे देखो मैंने शो कर रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, और आई कैप का मतलब वो एक्स एक्स की तरफ है, इस तरफ जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स आपको पता है, फ्लक्स का जनरल आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस, एक गिवन सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, यही फ्लक्स होता है। अच्छा, अब ये आपके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है, अब ये इस क्यूब में से कितना फ्लक्स जा रहा है ये निकालना है। तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक सरफेस में से पास होती हैं? पास होने का मतलब या तो निकल रही हैं या अंदर जा रही हैं, मतलब ये होता है या सरफेस के अंदर जाती हुई या सरफेस से बाहर निकलती हुई, दोनों में से कोई भी है। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एंटरिंग या फिर लीविंग। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखें, आपके सामने डायग्राम में शो हो रहा है कि आई कैप के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो यहां से मान लो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करी, तो यहां से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गई। और फ्लक्स का मतलब होता है कि नेट फ्लक्स का मतलब ये होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो एंटर कर रही है या फिर बाहर निकल रही है, दोनों में से कोई एक। अब यहां पर जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है। अगर जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, इसका मतलब नेट फ्लक्स तो जीरो हुआ। इसमें से जो फ्लक्स बना इस फेस से उतना ही फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स इसमें से बन गया। देखो आने वाला, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, मान लो ये आने वाले फ्लक्स को मैं पॉजिटिव फ्लक्स बोलता हूँ। ठीक है, इस फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, मान लो इस फ्लक्स की वैल्यू 10, तो जाने वाला फ्लक्स -10 होगा। तो नेट फ्लक्स दोनों का सम क्या हुआ? 10 माइनस 10 क्या हो गया? 0। तो नेट फ्लक्स 0 हो गया। किस में से? इस क्यूब में से। इस क्यूब में से नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया।
ठीक है बेटा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। दिस इज द कंसेप्ट। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। इसके समझने के लिए एक तरीका और भी है, देखो मैंने दोनों तरीके लिख रखे हैं। एक ये लिख रखा है, द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्यूब ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स इज जीरो। ये क्यों है? दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग द क्यूब इज द सेम एज द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द क्यूब। जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही लीव भी कर रही हैं। तो देखो अगर मान लो, अच्छा इस केस में क्या नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होगा? नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है और उसने बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेज पे तो 3 इंटू 10 की पावर 3 है और इस फेज पे 4 इंटू 10 की पावर 3 है, तब नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तब लीविंग वाला फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा और एंटरिंग वाला कम हो जाएगा। तो दोनों को जो आप ऐड करोगे, लिविंग वाला माइनस मान लो नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव मान लो, तो नेट क्या आएगा? ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो नेट क्या होगा? नेगेटिव वाला आएगा फ्लक्स, है ना। तो नेट फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब ये कोई रूल नहीं है कि कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो और क्यूब में से हमेशा फ्लक्स जीरो होगा। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसमें से वो क्यूब में से पास हो रही हो, तब नेट फ्लक्स हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं। एक तो मैंने तरीका बता दिया कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, इसी वजह से फील्ड। एक दूसरा भी तरीका है, दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। यूजिंग गॉस लॉ वी नो दैट फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस S is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by S। जो फ्लक्स होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्लोज्ड सरफेस में से, एक क्लोज्ड सरफेस में से, इज 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by S। 1 by epsilon naught times the total charge, जितना चार्ज इस सरफेस के अंदर है उसका 1 by epsilon naught times अगर आप कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon naught ऑफ चार्ज। चार्ज कितना है? Q। तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है गॉस लॉ में। Q क्या होता है? नेट चार्ज इनक्लोज्ड, एंड एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। सिंस देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब, क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है। आपको दिख रहा है, देखो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है इसमें से ही, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो Q जीरो हो गया आपके सामने। यहां पर Q जीरो पुट करोगे, Q अगर जीरो हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिंस देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्यूब हेंस फ्लक्स इज जीरो। तो चार्ज को जीरो पुट कर दोगे तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपका पहला क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of the black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is this। outward flux, देखो अब उसने बोल रखा है outward flux, एक बॉक्स में से outward flux इतना है। मतलब ये तो नहीं है कि अंदर भी जा रहा है और बाहर भी निकल रहा है। अगर उतना ही अंदर फ्लक्स जा रहा होता, उतना ही बाहर निकल रहा होता तो नेट क्या होता? जीरो। लेकिन यहाँ पर उसने बोल रखा है आउटवर्ड फ्लक्स इतना है। आउटवर्ड फ्लक्स अगर इतना है तो इनवर्ट तो दे नहीं रखा, इसका मतलब वो जीरो है। इसका मतलब सिर्फ आउटवर्ड फ्लक्स दे रखा है। तो नेट चार्ज कितना होगा बॉक्स के अंदर? नेट चार्ज निकालना है आपको, आउटवर्ड फ्लक्स दे रखा है। तो देखो बेटा, आपको पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है किसी भी एक सरफेस में से, एस में से, 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एस। ठीक है, 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो फ्लक्स हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना अंदर है? Q है, बाय में एप्सिलॉन नॉट, दिस इज फ्लक्स, है ना। तो Q क्या हो गया यहाँ पे? नेट चार्ज इनक्लोज, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज द नेट फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। तो Q हो गया नेट चार्ज इनक्लोज एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स होता है, फ्लक्स हमको दे रखा है 8 into 10⁻³ दे रखा है। तो आपको निकालना क्या? कितना चार्ज है उसके अंदर। चार्ज निकालना तो एप्सिलॉन नॉट को आप इधर ले जाएंगे, तो फ्लक्स चार्ज कितना हो जाएगा? फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना है? 8 into 10⁻³। एप्सिलॉन नॉट कितना है? 8.85 into 10⁻⁻12। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8.85 इंटू में 8 इंटू 10⁻³ है और 10⁻12 है। इनको सॉल्व करोगे 10⁻9 आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अप्रोक्सीमेटली 70 के बराबर होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.07 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। देखो यहाँ 10⁻⁻9 है तो यहाँ पर अगर 10⁻³ दे दिया तो 0.07 हो जाएगा और 10⁻⁻6 बच जाएगा। दिस इज
चार्ज इनक्लोज इन दैट क्यूब। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या निकालना था, अब आपको बता रखा है कि एक बॉक्स में से इतना फ्लक्स निकल रहा है। अगर उस बॉक्स में से इतना फ्लक्स निकल रहा है तो उसके अंदर चार्ज कितना है ये निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालते हैं आपको पता है, जनरली याद रखो कि फ्लक्स जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यों, यहाँ पे चार्ज होता है इनक्लोज्ड चार्ज, है ना, इनक्लोज्ड चार्ज होता है। तो चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज इज इक्वल में 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। पाई आपको दे रखा है 8 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करा दिया तो आपका आंसर सीधा आ गया, चार्ज इज इक्वल में 70 इंटू 10⁻⁹। दिस इज, इसको सॉल्व करने के बाद आपका माइक्रो में आ गया। दिस इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर इतना नेट चार्ज है। ठीक है बेटा, अच्छा इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए a point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 centimeter directly above a center of a sphere of side 10 centimeter। एक स्केयर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है। देखो आपको मैं डायग्राम से शो करता हूं, आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए ये आपको डायग्राम शो कर रहा हूं, ये आपको दिख रहा है डायग्राम, है ना। ये आपके सामने क्या है, डायग्राम है। और इसने देखो बता रखा है कि ये जो 10 माइक्रोकूलोम का जो चार्ज है वो 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव है द सेंटर ऑफ ए स्केयर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की साइड से जो स्केयर की साइड है उस स्केयर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, देखो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है और उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो। ठीक है, एज शोन इन फिगर, नीचे आपको फिगर दे रखा है वो मैं आपको भी शो कर दूंगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्केयर। इस स्केयर में से ये जो आपको गिवन स्केयर है इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा ये निकालना है। ठीक है, इस फ्लक्स इसमें से फ्लक्स कितना निकलेगा। थिंक ऑफ द स्केयर एज वन फेस ऑफ ए क्यूब। ये हिंट दे रखा है आपको कि एक स्केयर को ना एक क्यूब का एक फेस मान लें जिसकी एज कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देखो बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने स्केयर है ना। इस स्केयर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां पर एक 10 माइक्रोकूलोम का चार्ज पड़ा है। अब वो बोलता है कि ये चार्ज पड़ा है तो इस स्केयर में से कितना फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितनी फील्ड लाइंस इसमें से जाएंगी बाहर, ये बताना है। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से कितनी जाएंगी ये कैसे निकाल सकते हैं, हमको क्या पता चार्ज कितनी फील्ड लाइंस बनाता है, हमको कैसे पता लगेगा। देखो हमको ऐसे पता लगेगा, हमको पता है गॉस थ्योरम जो होती है वो फॉर ए क्लोज्ड सरफेस वो ये कहती है कि फॉर ए क्लोज्ड सरफेस द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू में 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज। हमने पढ़ रखा है नेट फ्लक्स जो होता है वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है चार्ज फॉर ए क्लोज्ड सरफेस, है ना। लेकिन ये तो क्लोज सरफेस नहीं है। अगर ये क्लोज सरफेस नहीं है तो इसको आप क्लोज सरफेस बना लें। ये एक स्केयर है, अगर मैं इसके साथ 5 और स्केयर मान लूं और इसको एक क्यूब बना दूं, देखो एक स्केयर मैं यहां मान लूं इस साइड के साथ लगता हुआ ऊपर की तरफ, है ना, एक स्केयर मैं इसके ऊपर मान लूं, ऐसे ही एक स्केयर इसके ऊपर मान लूं, एक स्केयर ऊपर इसके ऊपर मान लूं और ऊपर से ढक्कन बंद कर दूं तो एक क्यूब नहीं बन जाएगा ये। 5 स्केयर में और ऐड कर दूं इसके साथ और उन 5 स्केयर को मैं बोलूंगा गॉसियन सरफेस। मैंने आपको गॉसियन सरफेस बताया था, वो सरफेस होता है जिसको हम बनाते हैं, कंसीडर करते हैं क्या अप्लाई करने के लिए, गॉस लॉ। अब इस स्केयर पे गॉस लॉ तो नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ इस चार्ज की वजह से इसमें से फ्लक्स निकालना है तो गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, लेकिन ये तो ओपन सरफेस, ओपन सरफेस है तो मैं कैसे लगाऊं। तो उस केस में आप क्या करें कि यहां से ये जो 10 सेंटीमीटर साइड का जो स्केयर है, ऐसे ही 10 सेंटीमीटर साइड के जो स्केयर है 5 स्केयर और मान लो। आपको पता है 6 फेसिस से क्यूब बनता है ना, 6 फेसिस होते हैं ना, तो 6 फेसिस बना लो क्योंकि एक तो आपको दे ही रखा है स्केयर और 5 और मान लो, एक क्यूब बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा ना। अगर वो एक क्यूब बन जाएगा तो उसके सेंटर पे क्या आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा। अब क्यूब के सेंटर पे आपके पास 10 माइक्रोकूलम चार्ज है तो उस क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यूब के सेंटर पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया क्योंकि ये मैंने जब पूरा क्यूब मानूंगा तो उसके बीच में ये चार्ज आ जाएगा, तो बीच में चार्ज आ जाएगा। तो अब आपको क्या निकालना है, उस क्यूब में से फ्लक्स पहले निकाल लो, उस क्यूब में से कितना फ्लक्स होगा देखो। लेट अस अज्यूम दैट द charge is at the center of the cube और सेंटर पे ही होगा with edge 10 centimeter। Using Gauss law we know that the flux of the electric field through any closed surface S is 1 by epsilon naught time the total charge enclosed by S।
गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है टोटल चार्जिंग क्लोज की, है ना। इसके अंदर मान लो क्यू चार्ज है जो 10 माइक्रो कूलम्ब दे रखा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ना। ठीक है, तो फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसके बाद क्यू इज द नेट चार्जिंग क्लोज्ड एंड एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फ्लक्स कितना हो जाएगा, कितना फ्लक्स निकलेगा क्यूब में से, उस क्यूब में से जो हमने माना है। देखो दे तो हमें स्क्वायर रखा था, हमने ऊपर से 5 फेस और लगा के क्यूब बना लिया है, उस क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है 10 into 10⁻⁶ कूलम्ब बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स निकलेगा। अब ड्यू टू सिमेट्री हमें पता है, सिमेट्री के कारण वी कैन कंक्लूड दैट द फ्लक्स थ्रू ईच साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की हर साइड में से फ्लक्स जो होगा वो बराबर जाएगा। देखो क्यूब की हर साइड बराबर एरिया की होती है, बराबर एरिया की होती है, तो ये पूरा फ्लक्स जो है ना क्यूब में से निकल रहा है। अगर ये पूरा फ्लक्स क्यूब में से निकल रहा है तो सभी साइड में से बराबर निकलेगा ना, तो सभी साइड में से बराबर निकलेगा, तो हमें तो स्केयर का निकालना था फ्लक्स, तो वो स्केयर तो उसी का ही तो एक पार्ट है, छठा पार्ट। 6 फेसेस बनाए थे तो पूरे 6 फेसेस में तो फ्लक्स ये निकल रहा है ना। और एक फेस में से कितना निकलेगा, मान लो एक फेस में से निकलेगा 5 डैश, 5 डैश कितना हो गया 5/6, 5 कितना आ गया 10⁻⁶, 5 बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है ना। ये तो चल रहा था ना, 5 की वैल्यू हमने पुट कर दी, 5 × 10⁻⁵ बाय में एप्सिलॉन नॉट था, तो हमने 5 डैश, ये जो नया फ्लक्स है एक फेस में से जो जाएगा वो 5/6 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल क्यूब में से ये फ्लक्स निकल रहा है और एक फेस में से जो फ्लक्स निकलेगा वो 5/6 होगा। ठीक है, तो 5/6 होगा, तो 5 आपने ये निकाला था, अपॉन में 6 कर दिया, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, ये आपको खुद करनी है। ठीक है, तो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा उस स्केयर में से, जिस स्केयर में से हमें फ्लक्स निकालना था, जो आपको गिवन था। मैं आप इसको क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए ये आपके सामने एक स्केयर है, ये स्केयर की साइड 10 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, इस स्केयर का ये सेंटर है, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर ऊपर जाके यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रो कूलम्ब का, 10 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो मतलब 10⁻⁶। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, ये आपके सामने स्केयर है, तो 6 स्केयर और मान 5 स्केयर और मान लेते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें ना गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। गॉस थ्योरम हमेशा अप्लाई होती है क्लोज्ड सरफेस पे, इस पे अप्लाई होती है क्लोज्ड सरफेस पे। अब मेरे को यहाँ इसमें से फ्लक्स निकालना है, तो हमारे पास एक तरीका है कि हम गॉस थ्योरम से लगा सकते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम तो क्लोज सरफेस पे अप्लाई होती है, तो हम ना क्लोज सरफेस मान लेते हैं। ये देखो क्लोज सरफेस हमने मान लिया ऐसे, ये हमने क्लोज सरफेस मान लिया क्योंकि 5 फेस और मान लिए और ये कंप्लीट एक क्यूब बना लिए, और क्यूब के सेंटर पे ये चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर क्यूब के बीच में एक चार्ज पड़ा है 10 माइक्रो कूलम्ब, तो उसमें से फ्लक्स कितना निकलता है, उसमें से फ्लक्स निकलता है, देखिए उसमें से फ्लक्स निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज इक्वल में चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज मान लो बीच में है, बाय में एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q इज द नेट चार्ज इनक्लोज, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, तो Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो बाय में एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, तो फ्लक्स क्यूब में से आ गया, ये क्यूब में से, है ना। अब आपको पता है क्यूब में 6 साइड होती है, अगर क्यूब में 6 साइड होती है तो पूरे क्यूब में से इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो एक साइड में से कितना निकलेगा, एक साइड में से निकलेगा उसका 6th पार्ट, क्योंकि क्यूब के 6 साइड्स होती हैं, पूरे क्यूब में से इतना, तो एक साइड में से अगर आपको निकालना है तो उसका 6th पार्ट होगा ना, तो ये टोटल फ्लक्स का 6th पार्ट उसमें से निकलेगा, तो उस सरफेस में से जिसमें से हम निकालना चाहते हैं तो 1/6 होगा, तो वो हमने फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दी। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से आपने सॉल्व कर ली 10⁻⁵ बाय में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमने पुट किया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करी और आपके पास फ्लक्स आ गया उस स्केयर में से जहां से आपको निकालना। ठीक है बेटा, तो ये आपका फ्लक्स आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी है, ये एज इट इज वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो इसमें बड़ा नहीं है बट बिल्कुल सिंपल है। उसमें आपको एक चीज दे रखी थी, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखो क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फ्लक्स दे रखा था और चार्ज निकालना था, यही था ना। देखो ये रहा, ये आपको फ्लक्स दे रखा है और नेट चार्ज निकालना था, ठीक है ना। अब इसमें आपको उल्टा दे रखा है, इसमें उल्टा क्या दे रखा है, देखो इसमें आपको चार्ज दे रखा है,
A point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux to the surface? Net flux कितना लगेगा? तो पहले हमें फ्लक्स दे रखा था तो चार्ज निकालना था, अब आपको चार्ज दे रखा है तो फ्लक्स निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो देखो कैसे निकालेंगे। Q जो है वो नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब है, क्यूब के अंदर इतना चार्ज है, तो गॉस थ्योरम लगाओ, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज, है ना। तो क्यू फाई इज इक्वल में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है। क्यू आपको पता है कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ लिख लिया, बाय में एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻12। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फ्लक्स आ गया, और वो फ्लक्स जो आ गया वो किसमें से आ गया, वो फ्लक्स आ गया उस क्यूब में से। कितना बाहर निकलेगा वही उसने पूछा था, नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। फ्लक्स निकालना था, आपको चार्ज दे रखा था, बिल्कुल सिंपल सा था। फाई इज इक्वल में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लगाओ, क्यू की वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल दे रखा है, एज इट इज उसके जैसा ही है जो आपने पहले किया है। देखिए, ए पॉइंट चार्ज है कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक चार्ज एक फ्लक्स बना रहा है -1 इंटू 10⁻³ देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब नेट फ्लक्स इज इनवर्ड, जितना एंटर कर रहा है, ठीक है, बाहर निकलने वाले को पॉजिटिव, अंदर जाने वाले को नेगेटिव, या उल्टा साइन भी दे सकते हो, इसमें कुछ नहीं होता। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब एक चीज को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, अगर आप आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव मान रहे हो तो इनवर्ड को नेगेटिव मानना पड़ेगा, अगर इनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो तो आउटवर्ड को पॉजिटिव मान नेगेटिव मानना पड़ेगा। मतलब नेगेटिव साइन का मतलब आप समझ जाओ कि यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है तो इनवर्ड फ्लक्स होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है, कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, अगर Q नेगेटिव होगा तभी तो फ्लक्स नेगेटिव आया होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव का मतलब यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है, जो आंसर आना चाहिए वो चार्ज नेगेटिव आना चाहिए, और वो चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती है, तो इनवर्ड फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स जो है वो इतना दे रखा है आपको, कितना फ्लक्स इनवर्ड है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपको शो कर रखी है, ठीक है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज है और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दे रखी है ये सब चीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज, उस चार्ज का की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। फ्लक्स दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, तो आपको पता है कि गॉस लॉ पता है कि फ्लक्स जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू में पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 into 10⁻⁻12 into 5, 5 कितना है 10⁻3, 5 आपको पता ही है ना, 5 ऊपर दे रखा है ना फ्लक्स, ये देखो 10⁻3 दे रखा है ना, तो 10⁻3 इंटू में 8.85 into 10⁻12, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो चार्ज आ जाएगा दैट इज -8.8 एन कुलोम। एन का मतलब नैनो है, एन का मतलब यहाँ पे नैनो है, नैनो मतलब 10⁻⁹ तो चार्ज आ जाएगा -8.8 नैनो कुलोम, मतलब 10⁻⁹। इसको सॉल्व करने के बाद आप देख ही रहे हैं 10⁻12 है और 10⁻3 है, तो यहाँ पर दोनों को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁹, जिसको हम नैनो लिखते हैं, और माइनस आया इसका मतलब चार्ज नेगेटिव है अंदर, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपसे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आज की वीडियो के, तो होप सो आपको समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर लेना या व्हाट्सएप पर पूछ लेना। थैंक्स अ लॉट।